तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कौन सा यंत्र काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें विद्युत बल्ब हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत हीटर पढ़ेंगे, ठीक है, विद्युत इस्त्री पढ़ेंगे, फ्यूज तार पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब किस पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। और बहुत सारे भी यंत्र होते हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करते हैं, लेकिन सबको हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ना, विद्युत बल्ब पढ़ना है, विद्युत हीटर पढ़ना है, विद्युत, ठीक है ना, इस्त्री पढ़ना है और फ्यूज तार के बारे में पढ़ना। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक पतला सा तंतु लगा रहता है जो टंगस्टन का रहता है, अभी आगे सब समझाएंगे। ठीक है ना, जो टंगस्टन का लगा रहता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण उसका जो तापमान होता है ना, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण, ठीक है ना, वह इतना गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वह एकदम, ठीक है ना, तप्त हो जाता है और तप्त होकर वह प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार से बल्ब जलने लगता है। ठीक है ना, अब चलिए इसको एकदम विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो कुछ भी हम आपको समझाएंगे सब आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना, सब आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम विद्युत बल्ब का सिद्धांत बता दिए हैं, किस पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला यंत्र है कौन सी, विद्युत बल्ब। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें टंगस्टन का पतला सा तंतु लगा रहता है, जिसके कारण जब इसमें विद्युत धारा जाता है तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध होने के कारण, ठीक है, इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, गर्म होकर के वह एकदम तप्त हो जाता है। ठीक है, श्वेत तप्त हो जाता है। इस प्रकार से तप्त होने के बाद वह श्वेत प्रकाश देने लगता है। हम कहते हैं हाँ, विद्युत बल्ब जलने लगा, यानी प्रकाश देने लगा। ठीक है, अब बल्ब की संरचना कैसे होती है, बल्ब बना कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, बल्ब सबसे पहले कांच का खोखला गोला होता है। देखिए बल्ब क्या होता है, पहले कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसमें से वायु को निकाल करके इसके अंदर निर्वात रखते हैं। क्या रखते हैं, निर्वात रखते हैं। या तो निर्वात रखिए या तो कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आर्गन हो गया। ठीक है, यानी इसके बीच में या तो कोई अक्रिय गैस भर दीजिए या फिर निर्वात रखिए, इसके बीच में हवा रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस टंगस्टन जो है हवा से क्रिया करके तुरंत जल जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, जब टूट जाएगा, गल जाएगा, तब विद्युत मतलब ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, परिपथ ही टूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या रखते हैं, निर्वात रखेंगे या फिर कोई ना कोई अक्रिय गैस रख देंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना में लिखेंगे, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, जिसके अंदर की वायु को निकाल करके इसके बीच में क्या रखा जाता है, निर्वात रखा जाता है। ठीक है ना, चलिए निर्वात रखा जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, इस विद्युत बल्ब के ऊपर, ठीक है, विद्युत बल्ब के ऊपर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। कौन सी, एक एल्युमिनियम की क्या लगी रहती है, टोपी लगी रहती है, जिसमें 2 पिन लगे होते हैं। क्या पिन लगे होते हैं, 2 पिन लगे होते हैं। इन पिन का काम यही होता है, यही पिन जाकर के होल्डर में फंस जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग मतलब बल्ब को होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर में फंसाने के लिए कौन सा पिन, यही दोनों पिन जाकर के उसमें फंस जाता है ना। तो इस तरह से इस पिन का काम क्या होता है कि होल्डर में जाकर के फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर, इस एल्युमिनियम के टोपी के ऊपर, ठीक है, यानी एक चपड़ा लगाया जाता है। चपड़ा बोलिए या फिर उसको लाख बोलते हैं। ठीक है, एक अचालक पदार्थ होता है। ठीक है, एकदम जो का एल्युमिनियम का टोपी है ना, इसको किससे हम लोग चपड़े से बंद कर देते हैं। यानी देखिए जो खाली खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला खाली वाला स्थान, ये खाली नहीं होता, बल्कि किससे बंद होता है, ये चपड़े से बंद होता है। ठीक है, ठीक है, चपड़ा एक अचालक पदार्थ होता है, उससे क्या होता है, ये बंद होता है। इसी एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर, ठीक है, यहाँ चपड़ा लगा, चपड़े से जो बंद है, इसी के बीच में 2 जस्ते का टाँका लगा होता है। कौन सी लगा रहता है, 2 जस्ते का टाँका लगा रहता है। ठीक है ना, जब इसमें 2 जस्ते का टाँका लगा रहता है, इन दोनों टाँकों का संबंध, ठीक है ना, ये 2 मोटे तार से होता है। यानी यहाँ से 2 मोटे तार निकल करके, ठीक है ना, यहाँ पर एक कांच की नली होती है। देखिए कांच की नली दिखाई दे रही है, यहाँ से 2 मोटे तार निकल के कांच की नली से होते होते कहाँ पर आते हैं, बल्ब के अंदर आते हैं। यानी इन 2 टाँकों का संबंध 2 मोटे तारों से होता है। तार, ठीक है, कांपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, इस कांपर का होता है। ठीक है, कांपर का तार लगा होता है इन दोनों टाँकों से। ठीक है, दोनों तार होते हुए देखिए, यानी एक कांच की नली से कहाँ आते हैं, बल्ब के
अंदर आते हैं। वो इसको कांच में इसीलिए लेके आते हैं ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना करे, ठीक है। यानी यहाँ से कांच का नली इसलिए लगा रहता है ताकि यह एक दूसरे को स्पर्श ना करे। स्पर्श कर लेंगे तब तो वहाँ विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, टूट सकता है, पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, इसको इस प्रकार से लाते हैं कांच की नली में कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब जब यहाँ से यहाँ तक ला देंगे ना, अब दोनों तार के दोनों सिरों पर एक टंगस्टन का, किसका, एक टंगस्टन का पतला सा तार जोड़ देते हैं। देखिए इधर से तार आया होगा, इधर से तार आया होगा, इसका इस सिरे पर, इसके इस सिरे पर हम क्या कर देते हैं, टंगस्टन का एक पतला सा तार जोड़ देते हैं। बहुत पतला तार होता है, ठीक। टंगस्टन का ये क्यों जोड़ते हैं, ठीक। टंगस्टन का तार इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जब बहुत उच्च होगा ठीक है, यानी विद्युत धारा का प्रवाहित होने से रोकेगा तो बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, और उष्मा उत्पन्न होगा तो ये उतना ज्यादा गर्म होगा, गर्म होगा तो उतना ज्यादा चमकेगा, ठीक है। इसको जोड़ने का दो रीजन, इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा इसका गलनांक भी क्या होता है, बहुत उच्च, जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बहुत पतला सा तार होता है। इसका दो चीज याद रखेंगे, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका गलनांक, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसलिए जल्दी पिघलता भी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, जब इसके यानी यहाँ से जो दो मोटे मोटे तार आए हैं, इसके दोनों सिरों पर हम क्या जोड़ दिए, टंगस्टन जोड़ दिए, ठीक। अब देखिए अब इस टंगस्टन का काम क्या होता है, जो हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा यहाँ से होते होते बहुत ज्यादा विद्युत धारा आता है। जो ही विद्युत धारा यहाँ पर आएगा तो देखेंगे इसका मार्ग बहुत पतला हो जाता है। अब विद्युत धारा आसानी से बह नहीं पाएगा। जब विद्युत धारा आसानी से नहीं बह पाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा कौन सी उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। यानी देखिए जब इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाएंगे अच्छे से तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, ठीक है। जब धक्का मुक्की होगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कौन सी उत्पन्न होगा, उष्मा। जब बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा तार गर्म हो जाता है। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि गर्म होकर इस श्वेत हो जाता है, कैसे श्वेत तप्त हो जाता है, ठीक है ना। श्वेत तप्त होकर के यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है, उसी प्रकाश को बोलते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश निकलने लगता है, नहीं प्रकाश निकलने लगता है। इस तरह से कहते हैं हम लोग बल्ब जल गया। क्या हो गया, बल्ब जलने लगा या फिर बल्ब काम करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए विद्युत बल्ब की संरचना होती है। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, विद्युत धारा के उष्मी प्रभाव पर या फिर तापीय प्रभाव पर, ठीक। तापीय प्रभाव ये होता है ना, जब किसी भी यंत्र में या तो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म हो जाता है, इसको तापीय प्रभाव बोलते हैं। देखिए गर्म हो रहा है ना, इतना ज्यादा गर्म हो जा रहा है कि लाल तप्त हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसमें से प्रकाश निकलने लग रहा है। तो ये भी किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। जो कुछ भी आपको बताया सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए पहला कौन सा, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो ठीक है, तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसके कारण यह चमकने लगता है। यही हम आपको सेम चीज बताए हैं, ठीक। अब इसका संरचना, बल्ब की संरचना क्या होता है, देखिए बोर्ड पे लिखे भी हैं जो आपको बताया। देख लीजिए विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। इसके अंदर की वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं, सही बात है। इसके अंदर की वायु निकाल के क्या रखते हैं, निर्वात रखते हैं, या फिर उसमें एक गैस भर देंगे, कौन सी, अक्रिय गैस, ठीक है। बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्युमिनियम की टोपी लगी रहती है। देख लीजिए बल्ब के ऊपरी भाग पे कौन सी लगा है, एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, ठीक। इस भाग के दोनों ओर दो पिन लगे होते हैं। देख लीजिए इस भाग के दोनों ओर कौन सी लगे हैं, दो पिन लगी रहती है, दो पिन लगी रहती है, ठीक ना। एल्युमिनियम की टोपी का मुख चपड़ा यानी लाख से बंद कर दिया जाता है। वही बताएं, एल्युमिनियम की टोपी का जो मुख है ऊपर से, इसको किससे बंद कर दिया जाता है, चपड़ा या फिर लाख, या क्या होता है, एक अचालक पदार्थ होता है, उससे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और चपड़े के ऊपरी भाग पर जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं, वही आपको बताएं। देखिए ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपरी भाग पर यानी इस चपड़ा जहाँ लगा वहीं पर दो कौन सी लगा रहता है, जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं, ठीक है, जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। ये तार कांच की नली से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श न करे। वही बताएं, इन दोनों टाँकों का संबंध दो मोटे तारों से होता है। इन तारों को कांच की नली से होकर विद्युत बल्ब के अंदर लाए जाते हैं, इस प्रकार लाए जाते हैं कि दोनों स्पर्श न करे एक दूसरे को, एक दूसरे को स्पर्श न करे। तथा इसके आंतरिक सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु कहते हैं। देख लीजिए इसके सिरों के बीच क्या जुड़ा है, टंगस्टन का एक बारीक तंतु जुड़ा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन के एक बारीक तार जुड़ा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। कितना होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह श्वेत तप्त हो जाता है, वह श्वेत प्रकाश देने लगता है। जो कुछ भी हम बताएं वही देखिए सेम का सेम बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से विद्युत बल्ब का यदि संरचना आ जाता है पेपर में, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये तो आता है। ठीक है, आएगा तो आपसे 4 से 6 नंबर में आप पूछेगा। ठीक है, कि क्या देगा? विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है तथा इसकी संरचना बताइए, इसकी कार्यविधि बताइए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एक सिद्धांत लिख लेंगे, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, इसका संरचना बना देंगे। ठीक है, बल्ब का एक सुंदर सा फिगर बना लीजिएगा, इसको आप किताब से भी देख के बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को बल्ब के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत हीटर किसे कहते हैं और विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर या फिर तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, जब विद्युत हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो तार लगा रहता है नाइक्रोम का, ठीक है, उसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण, ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह गर्म होकर उष्मा देने लगता है। ठीक है, तो इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ लेते हैं कि हीटर से उष्मा निकलता कैसे है, हीटर की संरचना कैसे बनता है। ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हीटर बनाने के लिए सबसे पहले चीनी मिट्टी का एक प्लेट बनाया जाता है। चीनी मिट्टी का क्यों प्लेट बनाया जाता है? क्योंकि चीनी मिट्टी जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। क्योंकि हीटर से बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है ना, इसलिए उसका जो आधार होता है जिसको हम किससे बनाते हैं? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी तो क्या होता है? उष्मा का कुचालक, उष्मा को जल्दी से यानी उसमें गति नहीं कर पाता है, यानी उष्मा बाहर, मान लीजिए बाहर से टच करेंगे तो आप जल भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको किस मिट्टी का बनाया जाता है? चीनी की मिट्टी का बनाया जाता है। ठीक है, उसमें देखे होंगे बहुत सारे खांचे बनाए रहते हैं। ठीक है, जिसके बीच में तार को लगाया जाता है। ठीक है, तो जो मतलब प्लेट रहता है वो चीनी मिट्टी का बना रहता है और उसमें बहुत सारे कौन सी बनाए जाते हैं? खांचे बनाए जाते हैं। ठीक है, इन खांचों के बीच में ही नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। किसका तार लगाया जाता है? नाइक्रोम का, जिसको हम लोग तापक तार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापक तार। ये नाइक्रोम का तार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है तथा यह जल्दी गलता नहीं है। यह हवा से क्रिया करके भी जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता है, यानी जल्दी टूटता नहीं है, मजबूत भी होता है, खराब नहीं होता है। इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार का प्रयोग जब करते हैं ना, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो ये गर्म होकर के लाल तप्त हो जाता है। श्वेत तप्त नहीं होता, श्वेत तप्त तो टंगस्टन होता है, उसको बल्ब में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? यानी गर्म होकर के लाल तप्त हो जाता है, ये हमको क्या देने लगता है? उष्मा देने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, जो कुछ भी हम आपको समझा रहे हैं देखिए सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये कौन सी विद्युत हीटर का फिगर, इसको चलिए फिगर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये पूरा कौन सी है? प्लेट है। ये किसका बना हुआ है? ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है। इसमें देखिए बहुत सारे खांचे बनाए हुए हैं। खांचे मतलब जो चीनी मिट्टी रहता है उसी के बीच में मान लीजिए कुछ खांचा बना देते हैं जिसके अंदर तार हमको लगाना रहता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे खांचे बनाए हुए हैं, उसके बीच में देख लीजिए ये किसका तार लगा हुआ है? देखिए जो तार टेढ़ा टेढ़ा तार लगा रहे हैं ये नाइक्रोम का तार लगा हुआ है। नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है? तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। निकिल और क्रोमियम से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? नाइक्रोम। निकिल से ना आ गया, क्रोमियम से क्रोम, यानी नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसमें देखिए तार का दोनों सिरा, देखिए एक तार का ई सिरा है, दूसरा तार का ई सिरा, इसको हम क्या करते हैं? बाहर यहाँ पर एक पेंच लगा रहता है, उस पेंच से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, जिसमें हमको तार लगाना रहता है। ठीक है, अब बताइए तार को इसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों घुमा करके लगाते हैं? ठीक, इस तार को टेढ़ा टेढ़ा इसलिए घुमा के लगाया हुआ रहता है ताकि बहुत बड़ा तार कम ही जगह में आ जाए। इसलिए तार को क्या कर दिया जाता है? बाइंडिंग कर दिया जाता है, यानी थोड़ा सा घुमा कर लगाया जाता है ताकि बहुत बड़ा तार एक छोटे से जगह में आ जाएगा, तो छोटे से जगह में ज्यादा कौन सी उष्मा निकलेगा। ठीक है ना, जब इसको विद्युत धारा लगाते हैं तो इस तार का प्रतिरोध उच्च होने के कारण बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो इसमें से अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगा। जब अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगा तो इसमें कौन सी ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न होने लगेगा, यानी गर्म होने लगेगा। जब गर्म होगा तो लाल तप्त हो जाएगा, लाल तप्त होकर हमको क्या देने लगेगा? उष्मा देने लगता है। ठीक है, इसका तापमान लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कब?
जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा का देने लगता है, हमको उष्मा देने लगता है, ठीक ना। चलिए यही सेम चीज जो हम आपको बताएं इसको बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यानी विद्युत हीटर या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत उष्मक, ठीक है। यह भी विद्युत धारा के किस तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, ठीक है, तार में उष्मा का मान क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे वह लाल तप्त होकर क्या देने लगता है, उष्मा देने लगता है। वही हम आपको बताए भी हैं, ठीक है। अब इसकी संरचना या फिर कार्य कैसे बनता है, ठीक है, कैसे काम करता है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। विद्युत हीटर में चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट लगी होती है। आपको बताएं किसका प्लेट लगा हुआ है, चीनी मिट्टी का, ठीक है। चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जिसमें खांचे बने होते हैं तथा इन खांचों में सर्पिलाकार तापक तार लगा होता है। देखिए इन खांचों में सर्पिलाकार कैसे लगा है, तापक तार। इस तार को क्या बोलते हैं हम लोग, तापक तार लगा होता है, जो कि मिश्र धातु नाइक्रोम का बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तार के दोनों सिरे, ठीक है, प्लेट पर लगे दो पेंचों ए और बी से, ठीक है, जुड़े रहते हैं। देखिए तार के दोनों सिरा, एक सिरा ई एक सिरा ई, प्लेट पर लगे, यहाँ पर एक पेंच लगा रहता है, ठीक है, उस पेंचों से ए और बी जुड़े रहते हैं, ठीक है, तार के दोनों सिरे उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। यह तार नाइक्रोम का इसलिए होता है क्योंकि यह उच्च ताप पर, ठीक है, पिघलता नहीं है। वही बताएं इस तार का गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं, तथा वायु से क्रिया करके जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता, नहीं हवा से क्रिया करके जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होगा। जब ऑक्सीकृत नहीं होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, जलेगा नहीं, ठीक है, नहीं होता। जब तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैसा हो जाता है, लाल तप्त। इसका तापमान लगभग कितना हो जाता है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है, ठीक है। जब इतना तापमान हो जाएगा तो क्या देने लगता है, हमको उष्मा देने लगता है, ठीक है। इस तरह से विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत इस्त्री किसे कहते हैं। इसको हम लोग विद्युत प्रेस भी बोलते हैं, यानी यह किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो विद्युत इस्त्री भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, गर्म होकर के उष्मा देने लगता है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भी नाइक्रोम के तार का ही प्रयोग किया जाता है, यानी विद्युत इस्त्री में भी हीटर की तरह नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमको उष्मा चाहिए होता है, तो नाइक्रोम का तार अच्छे से उष्मा ज्यादा देता है, इसलिए इसमें किस तार का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत इस्त्री के कितने भाग होते हैं, इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से क्या भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। क्या भाग, 4, चारों देखिए लिख दिए हैं। इसकी संरचना में क्या भाग होते हैं, 4। पहला आधार प्लेट होता है, दूसरा वाले को तापक तार बोलते हैं, तीसरे वाले को भार प्लेट बोलते हैं, चौथे वाले का बोलते हैं कुचालक हत्था। यानी विद्युत इस्त्री के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, 4 भाग हो गए। आधार प्लेट, तापक तार, भार प्लेट और कुचालक हत्था। अब चलिए पढ़ लेते हैं कौन सी आधार प्लेट किसे कहते हैं। यानी आधार प्लेट यानी सबसे नीचे वाला प्लेट जिसको हम आधार बोलते हैं, यह लोहे का बना होता है। किसका बना हुआ है, ये लोहे का बना हुआ होता है। यानी सब कुछ हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यह लोहे का बना होता है तथा इसके बाहरी सतह पर क्रोमियम का पालिश किया होता है। किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम का पालिश इसलिए करते हैं ताकि जब विद्युत इस्त्री यानी प्रेस गर्म हो जाए तो उष्मा का क्षय ना हो। ऐसा हो, ऐसा का पता ऐसा हो, विद्युत प्रेस को गर्म किए, इधर से ठंडा हो गया, उष्मा सब निकल गया, ठीक है। इसलिए उष्मा का क्षय से बचाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रोमियम का पालिश कर देते हैं। तथा इसका एक लाभ और होता है, जब क्रोमियम का पालिश करेंगे तो चिकना सतह हो जाता है, ठीक है। चिकना रहेगा तो प्रेस अच्छे से होगा, कपड़ा प्रेस अच्छे से होगा, ठीक है। तो आधार प्लेट लोहे का बना होता है, इसके बाहरी परत को हम लोग क्रोमियम का पालिश कर देते हैं, क्रोमियम से पालिश कर देते हैं ताकि वह चिकना हो जाए और उसमें से उष्मा का क्षय न हो। बस पहला भाग का हो गया आधार प्लेट। दूसरा भाग कौन सा हो गया, तापक तार। तापक तार देखिए यह किसका बना होता है, नाइक्रोम का। भी आपको बताया इसमें किसका तार लगा होता है, यह नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। यह अभ्रक की पतली परत पे, मान लीजिए तो पहले नीचे का हो गया आधार प्लेट, उसके ऊपर एक प्लेट और लगा रहता है जिसको बोलते हैं अभ्रक की प्लेट। क्या बोलते हैं, अभ्रक की प्लेट। अब इस अभ्रक के प्लेट पर ही कौन सी, नाइक्रोम का तार इस तरह से बिछाया हुआ रहता है। देखिए अभ्रक की प्लेट है, इसके नीचे कौन सी रहता है, आधार प्लेट,
ऊपर कौन सी हो गया, ये अभ्रक की प्लेट। देखिए अभ्रक की प्लेट के ऊपर किसका तार लगा हुआ है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, ठीक ना। ये किसका तार लगा हुआ है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, ठीक ना। जब नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जब ई बहुत ज्यादा गर्म होगा तो अभ्रक वाला भी, जो अभ्रक का चादर है, ये भी गर्म होगा। और चूंकि अभ्रक का चादर किसके ऊपर है, इस आधार प्लेट के ऊपर, तो आधार प्लेट लोहे का बना हुआ है तो वो भी गर्म होगा। जब आधार प्लेट गर्म होगा तो नीचे वाला सतह गर्म हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा वपड़ा प्रेस कर लेंगे, ठीक ना। इस तरह से यानी सबसे नीचे कौन सी है, आधार प्लेट, उसके ऊपर कौन सी है, अभ्रक, सॉरी एक परत और है, कौन सी, अभ्रक का परत, उसके ऊपर कौन सी लिपटा हुआ है, तापक तार। ये किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक। अब देखिए ये जो नाइक्रोम का तार इस पे लगा देते हैं अभ्रक की परत पर, यानी अभ्रक की चादर पर। अब इसको ऊपर से फिर से ढकते हैं, किससे ढकते हैं, एस्बेस्टास से। किससे ढकते हैं, एस्बेस्टास की मोटी चादर द्वारा ढक दिया जाता है। यानी एस्बेस्टास एक कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है, यानी उष्मा का कुचालक पदार्थ होता है। ताकि मान लीजिए हम इधर देखिए अभ्रक का इधर चादर था, उसके ऊपर नाइक्रोम बिछा दिए। अब नाइक्रोम तो बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा, तो उष्मा तो ऊपर ना आने दिया जाए, बल्कि उष्मा को नीचे भेजना हमको, यानी तली में भेजना। इसलिए ऊपर से एस्बेस्टास लगा देते हैं। एस्बेस्टास का होता है, यह उष्मा का कुचालक पदार्थ है। जब उष्मा का कुचालक पदार्थ रहेगा तो उष्मा ऊपर आने देगा नहीं, ऊपर आने देगा। प्रेस को जब ऊपर से पकड़ेंगे तो उष्मा हमको नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर कौन सी लगा हुआ है, एस्बेस्टास का चादर लगा हुआ है, तथा उसके ऊपर वायु भी कुछ खाली स्थान रहता है, वायु भरा रहेगा। वायु भी क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। तो उष्मा ऊपर आने का कोई चांस नहीं है, सभी की सभी उष्मा कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। अब तीसरा कौन सी होता है, भार प्लेट। भार प्लेट का होता है, पहला क्या हो गया, आधार प्लेट सबसे नीचे, उसके ऊपर कौन सी रहेगा, अभ्रक का चादर रहेगा, उस पर कौन सी लगा रहेगा, तापक तार नाइक्रोम का लगा रहेगा। अब उसके ऊपर एक भारी प्लेट लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार प्लेट। यानी एस्बेस्टास के ऊपर ही ऊपर रखिए भार प्लेट को क्या बोलते हैं, भारी प्लेट को क्या बोलते हैं, भार प्लेट। यानी एस्बेस्टास के ऊपर जो प्लेट रखेंगे भारी वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भार प्लेट। इसका संबंध नाइक्रोम के तार में लगी पत्तियों से होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझें, देख लीजिए हमारे पास एक प्रेस यहाँ पर रखा होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे नीचे वाले परत को हम लोग, ये किससे बना हुआ है, लोहे का। इस पे देखिए किसका पॉलिश किया हुआ है, क्रोमियम का पॉलिश किया हुआ है, जिससे चिकना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर, यानी यहाँ बाहर से तो दिखेगा नहीं, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो नीचे देखेंगे एक परत और है, जिसपे कौन किसका परत है, अभ्रक का। उसपे किसका तार लगा हुआ है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन चीज को ढक दिया गया है, एस्बेस्टास को। इस एस्बेस्टास के ऊपर, ठीक है, देखिए एस्बेस्टास के ऊपर है एक परत आपको और दिख रहा होगा, काला काला सा, ठीक है, किसका, काला सा, ठीक। इस प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, भार प्लेट बोलते हैं, ठीक। भार प्लेट हो गया। अब सबसे अंतिम वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुचालक, हत्था। देखिए हत्था ही है ना, ठीक है। ये किसका रहता है, कुचालक रहता है। कुचालक इसलिए रहता है ताकि हम लोग इसको पकड़े तो हम लोग को लाइट ना मार सके, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, इसलिए हत्था किसका बना होता है, कुचालक का बना होता है, ठीक। वही देख लीजिए, यह भार प्लेट के ऊपर, यानी भार प्लेट के ऊपर कौन सी रहेगा, कुचालक, हत्था। यह लकड़ी का होगा, एबोनाइट का होगा, या फिर बैकेलाइट का बनाया जाता है। चाहे लकड़ी का बना दीजिए, चाहे एबोनाइट, ये भी का होता है उष्मा, विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। चाहे बैकेलाइट बना दीजिए, ये भी का होता है, कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है। इस तरह से विद्युत स्त्री के कितने भाग हो गए, 4 भाग। पहला कौन सी, आधार प्लेट, दूसरा तापक तार, तीसरा भार प्लेट, चौथा कुचालक, हत्था, ठीक। आधार प्लेट सबसे नीचे रहेगा, लोहे का बना रहेगा, इस पर क्रोमियम का पॉलिश होता है। दूसरा कौन सी, तापक तार। आधार प्लेट के ऊपर एक अभ्रक की चादर रहती है, उस पर कौन सी, नाइक्रोम का तार बिछा हुआ रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम के तार को बोलते हैं तापक का तार। इस तापक तार को ऊपर से किससे, एबोनाइड से, सॉरी एस्बेस्टास से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि ऊपर उष्मा ना आ सके, ठीक है। तीसरा कौन सी है, भार प्लेट। यानी इस एस्बेस्टास के ऊपर एक भारी प्लेट रखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, भार प्लेट। इसका संबंध कहाँ, नाइक्रोम के में लगी तार, देखिए नाइक्रोम के तार में लगी पत्तियों से होता है। यानी इसका संबंध, इस भार प्लेट का संबंध कहाँ, नाइक्रोम के तार में जो पत्तियां लगी रहती है दोनों सिरों पर, देखिए दोनों सिरों पर, इसका संबंध उसी से रहता है, ठीक ना। चौथा कौन सा हो गया, कुचालक हत्या। सबसे ऊपर कहाँ, भार प्लेट के भी सबसे ऊपर कौन सी, एक हत्था लगा रहता है, किसका बना होता है, लकड़ी का, या फिर बैकेलाइट का, या फिर एबोनाइट का, ठीक है। इस सब कौन सा होता है, कुचालक पदार्थ होता है, इसलिए इसका हत्था बना दिया जाता है। अब इसकी कार्यविधि कैसे लिखेंगे, जब हम लोग यानी इस विद्युत स्त्री को कहाँ, विद्युत मेंस में जोड़ते हैं, यानी बोर्ड में जोड़ते हैं, या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें किसका तार लगा होता है, किसका तार, नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम का तार
क्या होता है, बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तो इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है, इससे एक पूरा का पूरा, ठीक ना, ये वाला परत है, ये अभ्रक का परत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहुत हीट हो जाएगा। अभ्रक का परत बहुत हीट हो जाएगा। अभ्रक के नीचे कौन सी है, आधार प्लेट है। कौन सी है, आधार प्लेट, लोहे का बना हुआ है, तो वो भी गर्म होगा। जब वो गर्म हो जाएगा तो पूरा का तली का हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चूंकि उष्मा ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर किससे ढका हुआ है, एस्बेस्टॉस से, और ऊपर वायु भी कुछ खाली स्थान रहता है, वायु भरा रहता है, तो ऊपर उष्मा आने की चांस नहीं है। पूरा का पूरा उष्मा कहाँ चल जाता है, उसके तली में चला जाता है। इस प्रकार से, ठीक है, विद्युत इस्त्री का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। यानी हमको कपड़ा प्रेस करना रहता तो प्रेस हो जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग को विद्युत इस्त्री भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार कैसे काम करता है। ठीक है, तो फ्यूज तार भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब यह काम कैसे करता है, यानी कभी कभी घरों में जब बिजली के तार आपस में सट जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी लघु पतन। यानी जब कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, उस परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। यानी धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो वहां से उष्मा भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। जब उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा तो इससे उस परिपथ में जो कुछ भी उपकरण लगा हुआ है वह उपकरण खराब होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी वह उपकरण जल भी सकता है। तो इस उपकरण को बचाने के लिए, यानी आपके घरों में जो कुछ भी उपकरण लगा हुआ है, चाहे बल्ब हो गया, पंखा, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, इस सब को बचाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, ठीक है, एक फ्यूज तार का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्यूज तार देखिए किससे बना होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो फ्यूज तार तीन चीज से मिलकर बना होता है। किससे किससे, तांबा रहता है, उसमें शीशा लगा रहता है, ठीक है, और टीन लगा रहता है। यानी फ्यूज तार तांबा, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसका जो, ठीक है, गलनांक होता है वो तांबे से कम होता है, तांबे के तार से बहुत कम होता है इसका गलनांक होता है। ठीक, अब देख लीजिए इसको हम लोग कैसे कहाँ लगाते हैं। ठीक, तो फ्यूज तार जो होता है ना, ये भी एक चीनी मिट्टी के बने होल्डर में दो टर्मिनलों के बीच में जोड़ा जाता है। देख लीजिए चीनी मिट्टी का बना हुआ एक होल्डर है, इसके बीच में दो धात्विक टर्मिनल है। कौन सी, दो धात्विक टर्मिनल है। इसी के बीच में देखिए कौन सा तार जोड़ा हुआ है, फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा से, टीन से और शीशा का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, अभी बताएंगे इसका गलनांक क्यों कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक कम होता है इसलिए, ठीक है, फ्यूज तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी अपने घरों में, ठीक है, उपकरण को बचाने के लिए करते हैं। यानी जब कहीं भी हमारे घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पर धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। यानी जब दो तार आपस में सटेगा ना, ठीक, तो धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा तो वहां पर उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। जब उष्मा बहुत ज्यादा वहां पर उत्पन्न होने लगेगा, इससे आपके घरों में जो भी उपकरण लगा है वो जल सकता है। ठीक है, आपका बल्ब जल सकता है, टीवी जल सकता है। ठीक है, तो इन सब उपकरणों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे घर में जहां हमारा मेन बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड के बगल में ही कौन सी जोड़ देते हैं, फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार देखिए ऐसे चीनी मिट्टी का बना हुआ एक होल्डर रहता है। ठीक है, उसी के बीच में देखिए दो धात्विक टर्मिनल लगे रहते हैं, इसी के बीच में फ्यूज तार जोड़ देते हैं। इस फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, इसलिए कम होता है ताकि जैसे मान लीजिए हम कह दें परिपथ में लघुपतन हो गया, आपके घरों में कहीं तार सट गया, वहां जब लघुपतन होगा तो धारा का मान पूरा घर में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब धारा का मान बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो उसका मतलब इस फ्यूज तार को भी हम लोग उसी परिपथ में जोड़े है ना, जब फ्यूज तार को परिपथ में जोड़े रहेंगे तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। इसमें भी कौन सी धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान इसमें बढ़ेगा तो ये भी क्या होने लगेगा, गर्म होकर के पिघल के टूट जाएगा। जब पिघल के टूट जाएगा तो धारा इधर से बताइए इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा उपकरण बच जाएगा। जैसे मान लीजिए ये फ्यूज तार है, इधर देखिए फ्यूज तार से होकर के आपके पूरे घर में कौन सी गया है, लाइट गया पूरे घर में। ठीक है ना, इस फ्यूज तार को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। मान लिया इधर से आपका कौन सी आ रहा, करंट आ रहा, फ्यूज तार से होते होते आपके घरों में गया, घरों में देखिए कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरे घर में क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा मतलब फ्यूज तार में भी धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहीं से पिघल के टूट जाता। जब पिघल के टूट जाएगा का धारा इधर से इधर आ पाएगा नहीं, परिपथ टूट गया, धारा प्रवाहित होने से बंद हो जाएगा। जब धारा प्रवाहित बंद होने से बंद हो जाएगा, इस तरह से हमारा पूरा का पूरे घर में जो उपकरण लगा हुआ है वो जलने से बच जाता है।
किसके सहायता से? तो फ्यूज तार की सहायता से। ठीक है, तो देख लीजिए जो कुछ भी समझाया बोर्ड पे लिखा हुआ उसको चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्यूज तार, कभी कभी घरों में बिजली का तार आपस में मिल जाने पर लघुपतन हो जाता है, वही बताएं लघुपतन हो जाता है। ठीक है, जिससे उपकरण में धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरण जल जाने का डर होता है। इतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा कि उपकरण के जल जाने का खतरा हो जाता है। इसे इस दोष को दूर करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज तार परिपथ में फ्यूज तार लगाने पर यदि लघुपतन के कारण धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज का हो जाता है? पिघल जाता है और परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं, क्योंकि फ्यूज के पिघलने से परिपथ का मेन लाइट का हो जाता है अलग हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इधर से यहीं पर फ्यूज तार जोड़े हैं, यहाँ से देखिए पूरे घर में लाइट गया है। ठीक, जब फ्यूज पिघल जाएगा तो मेन लाइट ही क्या हो गया? कट गया। जब मेन लाइट कट गया तो यहाँ से बताइए परिपथ में प्रवाहित धारा हो पाएगी? नहीं धारा प्रवाहित हो पाएगी, इसलिए पूरा का पूरा उपकरण का हो जाएगा? बच जाएगा। अब देखिए फ्यूज तार देखिए तांबा, टीन व शीशा की मिश्र धातु से बना हुआ होता है। ठीक है, फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने एक होल्डर में धात्विक टर्मिनलों के बीच लगाया जाता है। ये बताएं फ्यूज तार किससे बना हुआ है? तांबा से, टीन से, शीशा से। तांबा, टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना हुआ है। इसको चीनी मिट्टी के, ठीक है, चीनी मिट्टी के कौन सी होल्डर में दो धात्विक, यहाँ पर देखिए एक धात्विक प्लेट यहाँ, एक धात्विक टर्मिनल यहाँ, यानी दो धात्विक टर्मिनलों के बीच में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक तांबे की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। बताएं इसका गलनांक तांबे का तार की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। कम होता है तभी तो ये गल जाता है। ठीक है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में जब एक बार फ्यूज तार कटा तो पूरा परिपथ में कहीं पर भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा। जितने भी उपकरण लगे हैं सबके सबको क्या हो जाएगा? वहां पर बंद हो जाएगा, धारा का मान बंद हो जाएगा। इससे पूरा का पूरा उपकरण जलने से बच जाएगा। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ये भी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? तापीय प्रभाव। तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या गर्म होकर पिघल जा रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कौन सी? तापीय प्रभाव। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होने लगता है। ठीक है, इस तरह से विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम कर